हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय शिक्षण कौशल में समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं। ओके, हम शिक्षण कौशल में समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं और पिछला हमने बाकी टॉपिक किए हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उनको अब आगे करते हैं। थोड़ी लंबी हमारी क्लास चलेगी, समावेशी शिक्षा की भी 2-3 क्लासेज और चलेंगी। ओके, तो हम देख रहे हैं कि समावेशी शिक्षा के हम आगे देखते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। ओके, हमने कल देखा था कि विशिष्ट बालकों को देख लिया था। अब हम देखते हैं कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो हमने ये देखा है कि आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक 4 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला है दृष्टिबाधित। ओके, दृष्टिबाधित। दूसरा है श्रवण बाधित। और तीसरा है वाक बाधित। ओके, और अगला है अस्थि बाधित। ओके, अस्थि बाधित। तो ये हमारे 4 टाइप्स हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमने देखा कि आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक 4 प्रकार के होते हैं: दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक बाधित और अस्थि बाधित। तो सबसे पहले हम देखेंगे दृष्टिबाधित बालक क्या होते हैं। ओके, तो पहले हम दृष्टिबाधित बालकों के बारे में देख के फिर आगे का देखते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि दृष्टिबाधित बालक क्या होते हैं, जिसको हम दृष्टिबाधित बालकों को हम कहते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड। ओके, विजुअली हैंडीकैप्ड कहते हैं। ओके, तो अंग्रेजी में इसको हम विजुअली हैंडीकैप्ड कहते हैं, दृष्टिबाधित बालकों को। इनको जो हम 2 प्रकार से बांटते हैं। दृष्टिबाधित बालकों को हम 2 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित। ओके, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित। ओके, और दूसरा है पूर्ण रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से दृष्टिहीन या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित। ओके, दृष्टिहीन पूर्ण रूप से। ओके, तो जो आंशिक रूप से जो बालक होते हैं दृष्टिहीन, उनका जो है हम देखते हैं क्या होता है। इनको अल्प दृष्टि भी बोलते हैं। आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित होते हैं इनको अल्प दृष्टि भी बोलते हैं, हमने लिखा नहीं है, ठीक है। इनकी जो है देखने की क्षमता होती है, इनकी जो है देखने की क्षमता होती है, देखने की क्षमता 20/70 फीट। अभी बताएंगे कि 20/70 फीट है क्या। ओके, इनके देखने की क्षमता होती है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों के देखने की क्षमता होती है 20/70 फीट। ये पूछा जाता है एग्जाम में। और दृष्टि क्षेत्र होता है 20 डिग्री। और जो दृष्टि क्षेत्र होता है ये होता है 20 डिग्री। ओके, अगर हम यही बात करें दृष्टिहीन, पूर्ण रूप से दृष्टिहीन के बालकों के बारे में, तो इनकी देखने की क्षमता होती है, इनकी दृष्टि क्षमता होती है, देखने की क्षमता, देखने की इनकी क्षमता होती है 20/200 फीट। ओके, तो हमने क्या देखा कि दृष्टिबाधित बालकों को हमने 2 भागों में बांटा, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित और पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित। ओके, तो हमने देखा जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन होते हैं इनके देखने की क्षमता होती है 20/70 फीट, यानी कि जो सामान्य बालक 70 फीट की दूरी से देख सकता है। ओके, जो सामान्य बालक 70 फीट की दूरी से देख सकता है, वही जो है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक 20 फीट की दूरी से देख पाएगा। ओके, ये आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक देख पाएगा। ओके, हमने क्या बोला कि जो सामान्य बालक 70 फीट की दूरी से देख पाएगा, ओके, वही आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक 20 फीट की दूरी से देख पाएगा। ओके, तो ये अंतर हो गया दोनों में। और दृष्टि क्षेत्र इसका 20 डिग्री है। अब हम देखते हैं पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बालक कौन से होते हैं। जो सामान्य बालक 200 फीट की दूरी से देख पाएगा, सामान्य बालक जो 200 फीट की दूरी से देख पाता है, वही पूर्ण रूप से जो दृष्टिहीन बालक होता है वो देख पाता है 20 फीट की दूरी से। दृष्टिहीन जो बालक होता है ये 20 फीट की दूरी से देख पाता है या उससे भी कम देख पाता है। ओके, तो ये हुआ। अब आ गया समझ में कि 20/70 और 20/200 क्या हुआ। जो नीचे है वो सामान्य बालक इतनी दूरी से देख सकता है और जो दृष्टिबाधित बालक हैं वो इतनी दूरी से देख सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं कि इनकी हम पहचान कैसे करते हैं। ओके, दृष्टिबाधित बालकों की हम पहचान कैसे करेंगे।
तो अगर पहचान की बात करें तो देखेंगे ऐसे बालकों को देखेंगे कि हम ये पुस्तक को बहुत नज़दीक लाकर पढ़ लेते हैं, पढ़ने लगते हैं। ओके, पुस्तक को बहुत ही नज़दीक लाकर पढ़ने लगते हैं, एकदम आँख के पास लाकर। ओके, और इनके सिर दर्द, आँखों में पानी, ये सब चीज़ें तो जानते ही हैं। ओके, तो यही इनकी पहचान हो गई। और अगर समस्याएं देखें तो समस्याओं को हम देखते हैं कि इनकी समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो जाती हैं दृष्टिबाधित बालकों के सामने। ओके, समस्याएं ये उत्पन्न हो जाती हैं कि जैसे सामाजिक समायोजन की समस्याएं हो जाती हैं इन्हें। ओके, क्योंकि समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं, सामाजिक समायोजन की समस्याएं हो जाती हैं। और जो है वातावरण के साथ समायोजन में भी इन्हें कठिनाई आती है। ओके, वातावरण के साथ जो समायोजन में कठिनाई आती है। ओके, तो ये हो गया सामाजिक समायोजन नहीं कर पाते हैं, वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, और शैक्षिक उपलब्धि में पीछे रहते हैं। भाई जब दिखेगा नहीं तो क्या करेंगे, शैक्षिक उपलब्धि में पीछे। ओके, एक और आता है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, लास्ट है स्वकेंद्रित वार्ता। स्वकेंद्रित वार्ता, ये जो है अपने आप से बातें किया करते हैं। स्वकेंद्रित वार्ता ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लेता है कि समस्याओं में स्वकेंद्रित वार्ता आता है कि नहीं आता है। स्वकेंद्रित वार्ता, तो हमने क्या देखा कि इनकी पहचान हम ऐसे करते हैं कि बालक जो पुस्तक को बहुत नज़दीक से पढ़ने लगता है, सिर में दर्द हो जाता है, आँखों में पानी आ जाता है। ओके, और प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाता है, धूप में आंखें नहीं खोल पाता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो समस्याएं होती हैं, इनके साथ समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो जाती हैं। समस्याएं ये उत्पन्न होती हैं कि सामाजिक जो है समायोजन नहीं कर पाते हैं, समाज में समायोजित नहीं हो पाते हैं, और वातावरण के साथ भी समायोजित नहीं हो पाते हैं। ये इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी पीछे रहती है, यानी कि शिक्षा में भी क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। और स्वकेंद्रित वार्ता यानी कि अपने आप से बातें करते रहते हैं। तो हमने ये देखा, फिर हम आगे देखते हैं दृष्टिबाधित बालकों के बारे में कि इनकी शिक्षा कैसे इनको दी जानी चाहिए और शिक्षण सामग्री कैसे होनी चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं कि दृष्टिबाधित बालकों को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। तो एक होता है ब्रेल लिपि का, आपने नाम सुना होगा, ब्रेल लिपि, जो एक थे लुई ब्रेल, जिनका नाम था लुई ब्रेल थे, नाम था। ये भी बचपन से ही जन्मांध थे। ओके, सॉरी, ये भी अंधे ही थे, बचपन से थे या नहीं थे, ये भी अंधे ही थे। ओके, ये भी अंधे थे। इन्होंने जो है ब्रेल लिपि की खोज की थी, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ये फ्रांस के थे, ये पूछा जाता है लुई ब्रेल कहाँ के थे, तो ये थे फ्रांस के। ओके, और इन्होंने खोज की थी 1821 में, लुई ब्रेल की खोज की थी, ब्रेल लिपि की खोज की थी लुई ब्रेल ने 1821 में। ओके, इस ब्रेल लिपि में क्या था कि इसमें 6 डॉट्स होते थे, 6 डॉट्स होते थे। ये पूछा जाता है, संख्या इसकी पूछी जाती है डॉट्स की। ओके, कि ब्रेल लिपि में जो है 6 डॉट्स होते थे और 64 वर्ण होते थे, 64 वर्ण होते थे। ओके, इन डॉट्स की सहायता से बच्चे पढ़ते थे। डॉट्स उभरे हुए होते थे, हाथ फेर के जो है दृष्टिबाधित बच्चे जो है पढ़ते थे इससे। और ये आपका 69,000 वाले एग्जाम में पूछा गया है ब्रेल लिपि के बारे में। ओके, तो हमने क्या देखा, दृष्टिबाधित बालकों को ब्रेल लिपि से शिक्षा दी जानी चाहिए। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, लुई ब्रेल ने की थी। ये भी अंधे ही थे, फ्रांस के थे, 1821 में की थी इन्होंने। और ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स होते हैं, 64 वर्ण होते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं, सारे उभरे हुए होते हैं कि बच्चा हाथ से स्पर्श करके पता चल जाता है कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। ओके, फिर हम देखते हैं आगे हमने देखा है कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए एक विद्यालय की स्थापना किया जाता है, जो जिसको बोलते हैं स्पर्श विद्यालय। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए कौन से विद्यालय की स्थापना की जाती है, तो स्पर्श विद्यालय की। ओके, तो हमने ये देखा। और देखते हैं आगे कि अगर दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के लिए जिस उन्हें क्लासरूम में बैठाना चाहिए उसमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें बैठने में कोई दिक्कत ना हो, और पर्याप्त प्रकाश की मात्रा होनी चाहिए कि दिखने में कोई दिक्कत ना हो। और जो है वो जब पढ़ते हैं तो उन्हें मोटे अक्षर वाली चीज़ें देनी चाहिए कि जिस किताब पे मोटे अक्षर में लिखा हो, मुद्रित सामग्री यानी कि उभरा हुआ अक्षर और श्यामपट्ट लेखन। ओके, फिर इन्हें स्पर्श करके ऐसी भी चीज़ें क्लासरूम में होनी चाहिए कि बच्चे स्पर्श करके भी सीख सकें। ओके, तो हमने ये देख लिया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ब्रेल लिपि से देनी चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों के लिए स्पर्श विद्यालय की स्थापना की गई है।
और उनकी क्लासरूम कैसा होना चाहिए, पर्याप्त प्रकाश, फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, मोटे अक्षर में लिखित सामग्रियाँ होनी चाहिए, ओके, और स्पर्श करके सीखने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, ओके। अगर हम आते हैं शिक्षण सामग्री पे, तो एक होता है ब्रेल रीडर, ओके, आवाज़ रिकॉर्ड करने की चीज़ें होती हैं, और हैंड हेल्ड रीडर, ये शिक्षण सामग्री हो गई, याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, ओके। तो हमने ये देख लिया पूरा दृष्टिबाधित बालक। अब हम आते हैं श्रवण बाधित बालकों पे, ओके, श्रवण बाधित बालकों पे आते हैं। दृष्टिबाधित बालकों में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, जो होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ओके। अब हम देखते हैं कि श्रवण बाधित बच्चे कौन कौन से होते हैं। श्रवण बाधित बालक जो होते हैं इन्हें जो है सुनने में कठिनाई होती है, श्रवण में सुनना होता है, ठीक है। इन बालकों को जो है सुनने में कठिनाई होती है, ठीक है। अगर ध्वनि मापक इकाई की बात करें तो डेसिबल होता है, ठीक है, डेसिबल ध्वनि मापन की इकाई होता है डेसिबल, याद रखिएगा, डीबी, ये पूछा जाता है एग्जाम में आपके, ठीक है। तो हमने देखा कि श्रवण बाधित बालकों को क्या है, सुनने में कठिनाई होती है, ध्वनि मापन की इकाई डेसिबल होती है, ओके, ध्वनि मापन की इकाई डेसिबल होती है। और अगर पहचान की बात करें तो सुनने में जैसे कोई बोलने लगता है तो काफ़ी ध्यान से सुनने लगते हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता है, ठीक है। कभी कभी होता है कि नहीं सुनाई देते, कान पे उंगली लगा के सुनने लगते हैं बहुत ध्यान से, तब पता चल जाता है कि बच्चा श्रवण बाधित है। और इनके व्यवहार में जो है एकाग्रता की कमी हो जाती है, ओके, व्यवहार में जो है एकाग्रता की कमी हो जाती है, इससे पहचान मिल जाती है। और ये जो है क्लासरूम में जब बैठते हैं तो अध्यापक की होंठ की गतिविधि, यानी कि अध्यापक क्या बोल रहे हैं उसके हाव भाव पर बहुत गौर करते हैं। जब से सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, तो वो होंठ की गतिविधि पर ध्यान देते हैं और उनके हाव भाव पर ध्यान देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ओके। इन बच्चों का जो है भाषा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि जब सुनाई नहीं देता है तो भाषा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अगर बच्चा जन्म से बहरा है, अगर श्रवण बाधित है, जन्म से बहरा है, तो वो मूक बधिर भी होगा, यानी कि गूंगा भी होगा। याद रखिएगा हमेशा कि अगर बच्चा बचपन से नहीं सुन पाता है, बहरा है, तो वो मूक बधिर होगा, बोल भी नहीं पाएगा, ओके। तो और आगे बात करते हैं इसकी, पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। पहचान क्या है, सुनने में काफ़ी ध्यान से बच्चा सुनता है, तब पहचान कर लेते हैं, कान पर उंगली लगाकर सुनता है, उसके व्यवहार में एकाग्रता में कमी हो जाती है, अध्यापक के होंठ एवं गतिविधि पर बहुत हाव भाव पर बहुत ध्यान देता है, ठीक है, और भाषा का उसके पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो ये होता है क्या, पहचान हो जाती है। अब शिक्षा देखें, इसको कैसे शिक्षा देंगे। एक होता है विशेष संप्रेषण तकनीक, एक उचित शिक्षण तकनीक, और एक होता है विशेष प्रशिक्षण तकनीक, ओके। इन तीनों तकनीकों से शिक्षाएं दी जाती हैं श्रवण बाधित बालकों को। जो विशेष संप्रेषण तकनीक आता है, ओके, जो विशेष संप्रेषण तकनीक होता है उसमें ध्यान से देखिएगा, ये होता है ओष्ठ पठन तकनीक। क्या है, ओष्ठ पठन तकनीक। इसमें कौन सी होती है, होठों को पढ़ने की तकनीक होती है कि लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, ओके, क्या बोल रहे हैं। तो ओष्ठ पठन तकनीक हो गया। संकेत भाषा का प्रयोग हो गया इसमें, ठीक है, संकेत भाषा का प्रयोग, संकेत से बच्चा समझ जाता है, संकेत भाषा का प्रयोग होता है इसमें, ओके, संकेत भाषा का प्रयोग। और कहें तो शारीरिक गतिविधियाँ शारीरिक गतिविधियों से बच्चा समझता है। शारीरिक गतिविधियों से। और एक बचता है आपका ध्वनि प्रवर्धक यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें, ध्वनि प्रवर्धक यंत्र का, ध्वनि प्रवर्धक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ओके। तो हमने देखा कि विशेष संप्रेषण तकनीक में कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती है। ओष्ठ पठन तकनीक दी जाती है, संकेत भाषा का प्रयोग किया जाता है, शारीरिक गतिविधि होती है, और ध्वनि प्रवर्धक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं उचित शिक्षण तकनीक में क्या क्या होता है। इसमें क्या होता है, मॉडल, आकृति, बच्चों को मॉडल के द्वारा बताया जाता है, आकृति, ओके, मॉडल हो गया, आकृति हो गई, और मैप हो गया, चित्र मैप कोई भी हो गया, चित्र मैप हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, जिससे उन्हें समझ में आए, वो इंटरेस्ट ले सीखने में, और हो जाता है चित्र मैप हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, और बच रहा है आपका तेज आवाज़ की जो भी चीज़ें हैं, शिक्षण सामग्रियां हैं, कोई भी वो चीज़ ले लेते हैं। तो हमने क्या देखा, उचित शिक्षण तकनीक में मॉडल, आकृति, चित्र मैप, स्मार्ट बोर्ड और तेज आवाज़, ओके। और जो विशेष प्रशिक्षण तकनीकी है तो इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है, ओके। तो हमने देख लिया शिक्षण 3 प्रकार से दे सकते हैं, विशेष संप्रेषण तकनीक, उचित शिक्षण तकनीक, विशेष प्रशिक्षण तकनीक, ओके।
और अगर हम बात करें तो थॉमस एक ब्रेड वुड नाम था, अभी इसको हम बाद में बताएंगे आपको, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एक थे थॉमस ब्रेड वुड नाम था, थॉमस ब्रेड वुड। इन्होंने जो है, थॉमस ब्रेड वुड ने जो है 1767 में, ओके, 1767 में श्रवण बाधित बालकों के लिए, श्रवण बाधित बालकों के लिए, ओके, थॉमस ब्रेड वुड ने 1767 में श्रवण बाधित बालकों के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। ओके, याद रखिएगा, प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, कहाँ पर? इंग्लैंड में। ओके, एक बार हम और देख लेते हैं। थॉमस ब्रेड वुड ने 1767 में श्रवण बाधित बालकों के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो हमने इधर का जान लिया। हम देखते हैं श्रवण बाधित बालकों के प्रकार कौन कौन से थे। तो हमने देखा कम बाधित बच्चे, मंद बाधित बच्चे, गंभीर बाधित बच्चे और पूर्ण गहन बाधित बच्चे। क्या क्या देखा हमने? कम बाधित बच्चे, मंद बाधित बच्चे, गंभीर बाधित बच्चे और पूर्ण गहन बाधित बच्चे। तो जो इनके डेसिबल स्तर जो है इनका हम देखते हैं किस किस स्तर पर ये सुन पाते हैं। 35 से 54 डेसिबल तक ये होता है, 35 से 54 डेसिबल स्तर तक, ठीक है, डेसिबल तक। तो ये जो कम बाधित बच्चे हैं ये 35 से 54 डेसिबल तक सुन सकते हैं। ओके, फिर 35 से जो मंद बाधित हैं 35 से 69 डेसिबल तक सुन सकते हैं। फिर ये जो बालक होते हैं 70 से, ओके, ये जो गंभीर बाधित बालक बच्चे होते हैं ये 70 से 89 तक सुन सकते हैं। इनकी सुनने की क्षमता होती है और इनकी होती है 90 से 100 तक सुनने की क्षमता होती है। ओके, तो हम देखते हैं कि जो बच्चा 35 से 54 डेसिबल की क्षमता तक सुन सकता है, ठीक है, वो 40% श्रवण बाधित है। ओके, 40% श्रवण बाधित बच्चा है, याद रखिएगा 40% है। और जो बच्चा 35 से 69 डेसिबल स्तर तक सुन सकता है वो बच्चा 40 से 50% के बीच बाधित है, 40 से 50% के बीच तक बाधित है। ओके, और जो 70 से 89 डेसिबल स्तर तक बच्चा सुन सकता है वो 50% से 75% तक बाधित है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से टेबल बना लीजिएगा, तक बाधित है। और जो बच्चा जो है 90 से 100 तक, ठीक है, 90 से 100 तक यदि पूरा नहीं सुन पाता है वो 100% बाधित है। ओके, हम एक बार और बता देते हैं श्रवण बाधित बालकों के प्रकार। ये SCERT के द्वारा दिया गया है, SCERT। ओके, तो हमने देखा है कि पहले क्या होते हैं, कम बाधित बच्चे होते हैं, फिर मंद बाधित बच्चे होते हैं, गंभीर बाधित बच्चे और पूर्ण गहन बाधित बच्चे होते हैं इसमें। ओके, तो हमने देखा जो कम बाधित बच्चे होते हैं इनके ये 35 से 54 डेसिबल तक सुन सकते हैं, इनकी सुनने की क्षमता 35 से 54 डेसिबल तक होती है और ये 40% बाधित माने जाते हैं। इनका बाधिता प्रतिशत क्या होता है, 40% होता है, याद रखिएगा। और जो मंद बाधित बच्चे होते हैं, ओके, वो 35 से 69 डेसिबल तक सुन सकते हैं। इनकी बाधित क्षमता जो है 40 से 50% तक होती है। ओके, फिर जो गंभीर बाधित बच्चे होते हैं ये 70 से 89 डेसिबल स्तर तक सुन सकते हैं। इनकी सुनने की क्षमता 50 से 75% तक होती है। और जो पूर्ण गहन बाधित बच्चे होते हैं ये 90 से 100 डेसिबल स्तर तक सुन सकते हैं या उससे कम, उससे नहीं भी सुन सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से बाधित होते हैं, यानी कि 100% बाधित होते हैं। ओके, तो हमने ये टेबल देख ली, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। और जो WHO ने बताया है, सामान्य ध्वनि स्तर बताया है, WHO ने जो सामान्य ध्वनि स्तर बताया है, सामान्य ध्वनि स्तर जो बताया है ये दिन में बताया है इन्होंने, दिन में और रात में अलग अलग बताया है। ओके, तो जो दिन में स्तर इन्होंने बताया है ये बताया है कि 45 डेसिबल स्तर होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। ठीक है, दिन में 45 डेसिबल स्तर तक सुनाई देना चाहिए और रात में 35 डेसिबल स्तर तक सुनाई देना चाहिए। तो WHO की स्तर था, ये भी याद रखिएगा, वो पूछ सकता है। तो हमने ये देख लिया पूरा श्रवण बाधित बालकों के बारे में। ओके, कि प्रकार कौन कौन से होते हैं, शिक्षा कैसे दी जा सकती है, पहचान क्या क्या होते हैं। थॉमस ब्रेड वुड ने श्रवण बाधित बालकों के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की इंग्लैंड में स्थापना की थी। WHO ने सामान्य ध्वनि स्तर दिया है, दिन में 45 डेसिबल, रात में 35 डेसिबल। तो हमने ये देख लिया श्रवण बाधित बालकों के बारे में। अब हम देखते हैं आगे
अब हम देखते हैं कि वाक बाधित बच्चे क्या होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, वाक बाधित बच्चे वो होते हैं जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है। ओके, बोलने में कठिनाई होता है और बालक जो है क्रम से नहीं बोल पाता है, इसका लय क्रम टूट जाता है। ओके, अगर वाक बाधित बच्चे की बात करते हैं तो बोलने में कठिनाई होता है और इसका लय क्रम टूट जाता है, ये फ्लो में नहीं बोल पाता है। ठीक है, अगर हम ये बोलें कि तेज या धीमा बोलना वाकदोष है तो ये नहीं होता है। तेज या धीमा बोलना कभी वाकदोष नहीं होता है। ठीक है, तेज या धीमा बोलना, याद रखिएगा इसको, तेज या धीमा बोलना वाकदोष नहीं होता है। ओके, वाकदोष या नहीं होता है, याद रखिएगा इसको। ओके, तो हमने देखा कि बालक के बोलने में कठिनाई होती है, बालक का लय क्रम जो है टूट जाता है। और समस्याएं क्या क्या आती हैं? समस्याएं क्या क्या आती हैं? उच्चारण दोष, सही से बालक उच्चारण नहीं कर पाता है। वाणी प्रवाह, जो वाणी में उसके प्रवाह नहीं आ पाती है, भाषा में प्रवाह नहीं आ पाती है, अच्छे से बोल नहीं पाता है। विचार अभिव्यक्ति, अपने विचारों को अच्छे से प्रकट नहीं कर पाता है। ओके, यानी बोल के प्रकट नहीं कर पाता है। असामान्य श्वसन क्रिया, सांस अच्छे से नहीं ले पाता है। ओके, असामान्य रूप से लेता है और बोलने में संकोच करता है। अगर कोई भी बालक वाक बाधित है या हकलाता है तो वो संकोच करता है बोलने में, वो बोल नहीं पाता है। तो हमने ये वाक बाधित बच्चे देख लिए, इतना देखा, बाकी का हम इसको कल पढ़ेंगे। ओके, इसमें थोड़ा प्रकार की लंबा था थोड़ा, इसलिए हम इसको कल पढ़ेंगे। और बाकी आज हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये। हम देखते हैं कि जो है किसी भी बच्चे की अक्षमता, ठीक है, किसी भी बच्चे में कम से कम कितनी अक्षमता होनी चाहिए, जब उसे अक्षमता के रूप में गिना जाएगा तो 40% बच्चा वो अक्षम होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए किसी भी चीज़ में, तभी वो अक्षमता की श्रेणी में आएगा। ओके, उसके में 40% कमी होनी चाहिए। ओके, तो हमने क्या देखा, अक्षमता की कमी का प्रतिशत क्या होता है? 40% होता है कि बच्चे में कम से कम 40% अक्षमता हो, तभी वो अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आता है। ओके, और अब देखते हैं कि हमने देखा कि पहले जो है विकलांग बोलते थे, दिव्यांगों को विकलांग बोलते थे। ओके, और अब इन्हें दिव्यांग बोला जाने लगा है। ओके, पहले जो है विकलांगों को विकलांग बोला जाता था, हैंडीकैप लोगों को, लेकिन अब बोला गया है दिव्यांग, यानी दिव्यांग। ओके, तो ये जो है ये दिव्यांग नाम इन्हें दिया है सुगम्य भारत अभियान के तहत। किसके तहत? सुगम्य भारत अभियान। ओके, सुगम्य भारत अभियान के तहत विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया गया है 2016 में। ओके, हमने क्या देखा कि विकलांगों को दिव्यांग नाम जो है दिया गया है, सुगम्य भारत अभियान के तहत 2016 में दिव्यांग नाम दिया गया है। ठीक है, ये मोदी जी के उस पे हुआ था। ठीक है, तो सुगम्य भारत अभियान के तहत अगर पूछा जाए कि किस अभियान के तहत विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया गया था, तो हम कह सकते हैं कि सुगम्य भारत अभियान के तहत सन 2016 में विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, तो हमने ये आज इतना देख लिया, बाकी वाक बाधित बच्चों के प्रकार हम सब कल देखेंगे। कल कंप्लीट लगभग चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। एक वीडियो और आएगा, फिर 2 वीडियो समावेशी शिक्षा के और आएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा समय भी हो सकता है ना बचे। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।